Hello students, welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om and in Sindh Board lecture series फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एंजाइम की बैकग्राउंड को, इसके इंट्रोडक्शन को, इसकी डेफिनेशन को और इसके साथ हम इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है उसे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो मल्टी सेल्यूलर हैं या फिर यूनिसेल्यूलर है। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो एक सेल से मिलकर बने हैं या फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, मिलियंस ऑफ द सेल्स या थाउजेंड ऑफ द सेल्स या हंड्रेड ऑफ द सेल्स को कंबाइन होकर वो बने हैं। अब ये जो सेल हैं, इन सेल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें बन रही होती हैं और कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिपेंड करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर और उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एंजाइम। अब अगर हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड को देखें तो हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये केमिकल रिएक्शंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं और या फिर लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इसके दरमियान जब ये किसी लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर से एनर्जी जो है वो निकलती भी है और बाज़ औक़ात एनर्जी यूज़ भी होती है। तो ये तमाम बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इन रिएक्शंस के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बायोकैटलिस्ट कह रहे होते हैं। अब ये जो बायोकैटलिस्ट है, बायोकैटलिस्ट बेसिकली ये जो कैटलिस्ट का वर्ड है ये केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, जैसे मैं अपने फर्दर केमिस्ट्री के लेक्चर्स में भी इसे रिकॉल करूँगा। यहाँ पर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इस वजह से इन्होंने इसे नाम दे दिया बायोकैटलिस्ट, क्योंकि ये बायोलॉजी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद एक कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। ठीक है, मज़ीद हम इस पे जो है कि कैटलिस्ट क्या है तो इसे हम फर्दर लेक्चर के अंदर मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एंजाइम क्या है, आपके पास एक बायोकैटलिस्ट है और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रीडिश था। इन्होंने 1878 के अंदर विलियम ने एक सब्सटेंस डिस्कवर किया और उनको इन्होंने नाम दे दिया एंजाइम। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो एंजाइम है ये बेसिकली प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन के मॉलिक्यूल से ये मिलकर बना है, तो इन्होंने कह दिया कि जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली प्रोटीनियस मॉलिक्यूल हैं और ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं। अच्छा, इसके साथ इन्होंने ये कहा कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, हमने जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। तो बेसिकली ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, जिनके फॉर्मूला के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, उसे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो फ्रीडिश विलियम ने कहा कि जो हमारे पास एंजाइम है ये प्रोटीनियस मॉलिक्यूल हैं और इनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। अब इन्होंने डेफिनेशन दी कि ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो लिविंग सिस्टम के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करें, ठीक है, उसे स्पीड अप करें, उनके रिएक्शन को स्पीड दे दें, जल्दी कर दें। ठीक है, उनके रिएक्शन को जो है वो एक स्पीड दे दें जिसके नतीजे में वो रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन जो है 15 मिनट में हो रहा था, अब वो 10 मिनट में हो रहा है, मतलब ये कैटलाइज कर दिया, हमने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं ये किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद ये उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो 1878 की बात थी। उसके बाद 1980 के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जिसमें दो साइंटिस्ट थे, एक थे थॉमस और एक थे सिडनी। इन दो साइंटिस्ट ने एक और डिस्कवरी की और इन्होंने कहा कि ना सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एज अ एंजाइम एक्ट करते हैं बल्कि कुछ अलग मॉलिक्यूल्स भी हैं, मतलब सर्टेन मॉलिक्यूल्स और भी हैं जो एंजाइम जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स कौन थे? वो मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड का पार्ट थे। मतलब न्यूक्लिक एसिड्स को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था राइबोन्यूक्लिक एसिड को। तो उन्होंने कहा कि ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं ये भी एज आ एंजाइम फंक्शन करते हैं और इन वो एंजाइम्स जो राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनते हैं उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। लेकिन ये राइबोजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर हर जगह प्रेजेंट नहीं होते या हर रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। ये उन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं।
मतलब जो डीएनए एंड आरएनए वाला कॉन्सेप्ट है। सो जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैटलाइज करना हो, उसके रिएक्शंस को स्पीड अप करना हो, तब जो वहाँ पे एंजाइम्स काम करेंगे वो राइबो एंजाइम्स होंगे। अच्छा, उसके अलावा बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होंगे उनको कौन से एंजाइम्स करेंगे, वो जो नॉर्मल एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स उनको कैटलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये था एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, और इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। सो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो एंजाइम्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं, इनके लिए जो है अगर एंजाइम्स ना मौजूद हों तो फिर क्या होता है, ये डिफरेंट सवाल आते हैं। सो जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एंजाइम्स जो हैं वो कैटलाइज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, और वो कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं रिएक्टेंट्स के, देन आगे जाके प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो रिएक्शन है वो हो रहा होता है। अब इस रिएक्शन के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है, हमें कुछ काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जब वो काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो क्या होता है कि एक बैरियर होता है जो एक्टिवेशन, या यूँ समझ लें कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास अचीव होती है, देन जो है एक रिएक्शन जो है वो प्ले होता है। अब इसको ज़रा मैं आपकी बुक के अंदर मौजूद एक डायग्राम है जो कि पेज नंबर 42 पे मौजूद है, मैं उसके थ्रू आपको समझाता हूँ। सो ये डायग्राम है जो आपके पेज नंबर 42 पर मौजूद है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल ये बताया गया है कि अगर एंजाइम है तो क्या हो रहा है, और अगर एंजाइम नहीं है तो क्या हो रहा है। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये समझ लें एनर्जी है, मतलब हमने इतनी एनर्जी यूज़ की, इतनी एनर्जी यूज़ की, ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर एंजाइम नहीं है। ठीक है, जब एंजाइम नहीं था तो ये कह रहे हैं कि हमने कितनी एनर्जी यूज़ की, यहाँ पे आओ तो यहाँ तक, मतलब इतनी एनर्जी यूज़ की, फिर जाकर हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट बना। ठीक है, अच्छा, जहाँ पर एंजाइम मौजूद था वहाँ पर सिंपल थोड़ी सी एनर्जी यूज़ की और प्रोडक्ट बन गया। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर एंजाइम होते हैं वहाँ पर रिएक्शन जल्दी हो जाता है, और जहाँ पर एंजाइम नहीं होते वहाँ पर रिएक्शन को होने में टाइम लगता है। अब यहाँ पर मैं कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट दे दूँ। जैसे जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो उस रिएक्शन के अंदर उसकी कुछ ना कुछ पहले से एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, अब इसमें और इन दोनों की बात करें तो देखें यहाँ तक का ये जो पहला एक बॉक्स आपके पास बना हुआ है, इतनी एनर्जी पहले से मौजूद थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने मज़ीद इतनी एनर्जी दी और उसके बाद वो रिएक्शन हो गया। तो आपने क्या किया कि जितनी एनर्जी उसके पास पहले मौजूद है, उसके बाद आप जितनी एनर्जी देते हो, जिस एनर्जी को वो अचीव करने के बाद एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, या हम उसे क्या कहते हैं कि इतनी एनर्जी जो एनर्जी उस रिएक्शन को एक्टिवेट करती है। जैसे आप अगर इस डायग्राम को देखें तो नॉर्मली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसके अंदर इतनी एनर्जी पहले से मौजूद थी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी दी, एनर्जी दी, और जब यहाँ पे एनर्जी पहुँची तो फिर ये रिएक्शन हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी हमने इसको दी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स लो कर देते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को। यहाँ पे देख लें कि ये वही रिएक्शन हो रहा था, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जब हमने एंजाइम ऐड किया तो देखो थोड़ी सी हमने एनर्जी चाहिए थी, इतनी सी, जबकि यहाँ पर जब एंजाइम नहीं मौजूद है तो यहाँ पर हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। सो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शंस बहुत जल्दी हो रहे होते हैं। इसकी अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स दूं, सो वो एग्जांपल्स ये हैं कि हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, उन रिएक्शन को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं ये उसके अंदर ऐड कर देते हैं, देन वो रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बायो की बात कर रहे थे, अब ज़रा मैं केमिस्ट्री की तरफ आऊँ। सो केमिस्ट्री में क्या होता है कि नॉर्मली हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब जब टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कर रहे हैं तो अगर उस रिएक्शन को होने में 1 घंटा लगता है, हमने अगर उसके अंदर एंजाइम ऐड कर दिया तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर ही हो जाएगा। तो देखो टाइम जो है वो कम लगा और रिएक्शन जो है वो जल्दी हो गया। तो ये बेसिकली क्या था, ये एंजाइम हमने ऐड किया जिसने क्या किया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दिया, मतलब उस रिएक्शन को एक्टिव होने की जो एनर्जी उसे चाहिए थी उसे उसने डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, और अगर हम, अच्छा, ये जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं।
अगर एक तरीके से देखे जाए। एक एंजाइम्स वो होते हैं जो पॉजिटिव वर्क करते हैं, मतलब जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शंस को डिक्रीज करते हैं। और इसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही होता है कि केमिस्ट्री में भी कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक जो रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और दूसरा रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। सो बेसिकली दिस इज फ्रॉम द एंजाइम्स। थैंक यू।